लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। नो सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सर वो LMS पे वो जो कोड आपने दिया था वो की लगाई थी, लेकिन वो इनवैलिड कह रहा है। अच्छा बेटा, मुझे तो वही की नजर आ रही है जो आपको मैंने भिजवाई थी। चलें आज मैं दोबारा देख लेता हूँ, अगर कोई डिफरेंस होगा तो फिर मैं आपको ग्रुप पे जो है ना, वो आपके जो ग्रुप है 40 का या CR को भेज दूँ, वो आपको बता देंगे। सर क्वेश्चन है मेरे। जी बोलें, क्या नाम है आपका? फहद। जी फहद, प्लीज बोलिए। सर जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला था ना फंक्शन, वो वाली स्लाइड खोलें। ये वाली? यस सर। सर इस पे जो ओरिजिन पे एक पोल आ रहा है वो क्यों है? क्यों है का मतलब नहीं है, जस्ट है बस, मकसद मतलब ये हम सर सिर्फ। इससे ऊपर वाला जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, हाँ हाँ। उसमें उसमें एक वो है ना -a पे पड़ा हुआ है, तो उसकी समझ आ जाती है कि वो उसका जो बनेगा ना, मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन वो हाँ बनेगा 1/s+a। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपका दुख। ये जो है ना, ये इसको यूं समझिए कि यहाँ पे ये पोल जो है ना, प्रोबेबली दिस इज मिसप्रिंट काइंड ऑफ थिंग। और अगर यहाँ पे मौजूद हो भी सही ना, तो सिर्फ ओनली डिफरेंस विल बी हेयर, बिकॉज देयर विल बी अ कांस्टेंट टर्म इंक्लूडेड फॉर दिस ओरिजिन, एंड देन k e raised to power at एक्सपोनेंशियल टर्म इसकी वजह से आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव टर्म, और उसकी वजह से जो है ना ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है सिस्टम। इसकी वजह से कांस्टेंट है, ये आपको पता है। ओरिजिन की वजह से ये टर्म आती है, आपके पास स्टेप फंक्शन आता है। सो अगर हम इसको इंक्लूड करें तो देयर विल बी अ चेंज हियर, k1 + k2 e raised to power at काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और अगर आप इसको रिमूव कर दें तो देन इट वुड बी k e raised to power at। ठीक है सर, मतलब मिसप्रिंट है ये। हाँ, इसको यूं समझ लें, हाँ, इसको एक्सपेंडिंग एक्सपोनेंशियल जो है k e raised to power at दिया हुआ है, तो वो यूनिट स्टेप को उसने उसने एम्बेड कर दिया उसके अंदर। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने जो कंप्लीट रिस्पांस की एग्जांपल्स कराई थी, काइंडली उसमें एक में इनपुट सिग्नल हम इम्पल्स ले रहे थे, उस पे जाइएगा। मेरा ख्याल है वो इस लेक्चर में नहीं है, और प्रीवियस लेक्चर मेरे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है। क्यों, खैरियत है, क्या मसला है उसमें? सर उसके अंदर ये मैंने इवन आपसे पूछे भी था, ये रिस्पॉन्डेड, लेकिन मुझे अभी तक वो बात क्लियर नहीं हुई कि हम उसके अंदर एक साइड पे फोर्स्ड क्यों ले रहे हैं और दूसरी साइड पे नेचर क्यों ले रहे हैं। एक साइड पे फोर्स और एक साइड पे नेचुरल? यानी कि सर वो किस बेसिस के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं, उसके अंदर अभी मुझे इशू है। मेरा ख्याल है एग्जांपल थी TS = 10/s+4 वाली एग्जांपल थी। सर एक सेकंड में चेक करता हूं। यस सर, TS = 10/s/4। चलो लेट्स डू इट अगेन, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा देख लेते हैं। सो TS was given as 10/s+4, and we were asked to get the complete response where r of t was given as delta of t, and y of 0 was given as 0. Okay, so what we did, सबसे पहले तो हमने इसको y of s over r of s, that was equal to 10/s+4, and then जो भी मल्टीप्लिकेशन हमने की उसके बाद हमें मिला s y of s plus 4 y of s, that's equal to 10 r of s। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है that is d dt of y of t minus y of 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे
प्लस 4y ऑफ t इज इक्वल टू 10 r ऑफ t, और इसका जब लैपलास लेंगे तो दैट वुड बी s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 प्लस 4y ऑफ s इज इक्वल टू 10 r ऑफ s। और ये स्टेप जो है दैट वाज जस्ट टू restore the initial conditions, and finally you will come up with ys over rs, या यूं कह लेते हैं ys will be equal to 10 over s plus 4 rs plus y0, this is the initial condition, over s plus 4. Now which one is, Yasin, which one is your forced response? Zero state response? सर ये जो लेफ्ट साइड पे टर्म है, लेफ्ट साइड ना कहें, द टर्म विद नॉन जीरो इनपुट, ठीक है। सो दिस इज योर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स एंड दिस पोर्शन इज जीरो इनपुट। एग्रीड? एग्रीड सर। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं आगे, और आगे चल के हम कहते हैं कि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स अब हमें पता है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स हमें पता है। तो इस केस में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिस्पॉन्स हमारा क्या है, दैट इज y ऑफ s इज इक्वल टू 10 ओवर s प्लस 4, r ऑफ s क्योंकि 1 है तो उसको छोड़ देते हैं, प्लस, और जब आपने इसको y ऑफ 0 डिवाइडेड बाय s प्लस 4 कर देता हूं मैं, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा अब बताइए कि फोर्स्ड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। फोर्स्ड रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है? सर क्योंकि s प्लस 4 दोनों में है तो दोनों में नहीं होगा। देखिए s प्लस 4 जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हर सूरत में जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में तो कंप्लीट रहेगा, यहां पे जरूरी नहीं है, दैट डिपेंड्स कि आर एफ एस की वैल्यू क्या है। अगर आर एफ एस इस केस में क्योंकि 1 है तो इसलिए s प्लस 4 ही अपीयर हो रहा है। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि आर एफ एस जो है अगर स्टेप फंक्शन होता तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन 1 ओवर s। इसी केस में देख लेते हैं, अगर मैं कहूं कि आर एफ एस जो है, if RFS is equal to 1 over S, in that case जो आपका जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, that would be 10 over S plus 4। yes no? यस सर। ठीक है, तो ये तो S plus 4 इस वजह से अपीयर हो रहा है बिकॉज आपके पास जो इनपुट आपकी है दैट इज इक्वल टू 1, सो दैट इज द रीजन। लेकिन ये वाला पोर्शन है आपका जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कंप्लीटली और प्योरली अपीयर होता है इसके डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे कैंसिलेशन के चांसेस हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन के चांसेस नहीं है, जो आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स में जीरो इनपुट कंपोनेंट आ रहा है। सो दैट्स द रीजन, जो जीरो इनपुट कंपोनेंट है आपका वो नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ, ये फोर्स रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएटेड है। दिस इज योर फोर्स रिस्पॉन्स क्योंकि इनपुट के साथ है, इसके अंदर इनपुट है, इसके अंदर इनपुट नहीं है, ये इनिशियल कंडीशंस के साथ है, दैट्स योर नेचुरल रिस्पॉन्स। अच्छा सर क्वेश्चन है कि वो तो सारा आई अंडरस्टैंड, बट जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें जीरो ही होता है, तो इफ वी अज्यूम कि वहां पर भी इस 1 में नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो है ना, इट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टर्म लिख दी थी, अदरवाइज तो ये जीरो है ना, खत्म होगी ना बात। राइट सर। इस केस में तो नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो है। आपको इसको बताने का मतलब ये था, ये टर्म लिखने का मतलब ये था कि यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट्स हैपनिंग। अदरवाइज अगली एग्जांपल जो आपके पास, जो पहली सारी एग्जांपल्स हमने की हैं या इवन दिस वन, अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो है बिकॉज ऑफ द स्टेप फंक्शन, ये आपके पास स्टेप फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपके पास ये रखा हुआ है, जीरो इनपुट साइड पे इसने इसी तरह अपीयर होना है, लेकिन जीरो स्टेट में आप देखिए तो 1 ओवर एस का कंपोनेंट जो है वो मौजूद है। ये अगर आप देखें तो आपको जीरो इनपुट में आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नजर आ रहा है,
एज इट इज, जिस तरह से था। और जब आप कंप्लीट रिस्पॉन्स देते हैं तो अब आपको यहां से पता है दिस इज द थिंग, ये इनपुट की वजह से आ रहा है 1/s कंपोनेंट। सो दैट्स योर फोर्स रिस्पॉन्स। इसको कंबाइन किया है और फिर जो चीज फोर्स रिस्पॉन्स और जिसमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नजर आ रहा है s+1 और s+2 वाली टर्म्स आ रही हैं, ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है बिकॉज दैट्स कमिंग फ्रॉम द जीरो इनपुट कंपोनेंट। और ये जो चीज है वो यहां से आ रही है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स रिस्पॉन्स में जरूरी नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नजर आ रहा हो, उसका कोई पोर्शन नजर आ रहा हो, नॉट नेसेसरीली। जबकि आपने ये वाली एग्जांपल अगर आपने देखी है तो इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नजर आ रहा है, बट दिस इज फोर्स रिस्पॉन्स। यासीन गॉट इट? यस सर। अभी तक कन्विंस नहीं हो? थोड़ा सा सर, आई गो थ्रू इट, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। चलें, ग्रेट। हेलो सर। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। और प्लीज अपने माइक्स जो है ना, जो बंदा बात नहीं करना चाह रहा वो अपने माइक्स चेक कर लें, वो बंद कर दें क्योंकि डिस्टर्बेंस फिर होती है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक व्हिच इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के बारे में आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी और डीएसपी में भी आप पढ़ आए हैं। सो कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स जिनके और व्यू पॉइंट्स फॉर evaluating stability in control systems, और the viewpoints are internal and external behaviors. Internal behavior includes the effect of all characteristic polynomial roots. So let's start internal or asymptotic stability. What is the definition for internal or asymptotic stability? That the zero input response decays to zero as time approaches infinity for all possible initial conditions. We know that zero input response जो है वो associated है initial conditions के साथ, ठीक है। सो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है पोलिनोमियल इन एस विद कोएफिशिएंट्स डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशंस डिवाइडेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। सो व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स जो है that is approaching infinity for all possible initial condition, then my system will be internally stable. And in this case, because we know now कि जो characteristic polynomial है वो purely appear हो रहा है इसके denominator में, input response के denominator में. So in this case, we can say that all of the characteristic polynomial roots influence the response. ठीक हो गई बात? ठीक है ना? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या होता है? And polynomial associated with initial conditions. ठीक है। सो इस बात का मतलब क्या हुआ? We can say that all the characteristic polynomial roots influence this response. और अगर हमने internal stability देखनी है तो फिर how can we ensure internal और asymptotic stability? किस तरह से हम कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं कि जनाब हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनली स्टेबल है या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है? यासीन? सर काइंडली रिपीट कीजिएगा। क्या चीज रिपीट करूं? क्वेश्चन सर आपका। ये लिखा हुआ है। सर आपको रिस्पॉन्स जीरो पे अप्रोच करना चाहिए। मेमन? यस सर। जी,
ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका जवाब दे सकते हैं आप? सर इसके सर पोल्स लेफ्ट हाफ एस प्लेन में लाई करें। ग्रेट, जबरदस्त। सो इस बात का मतलब ये है कि अगर तमाम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं, इफ दे आर लोकेटेड इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, देन वी विल बी सीइंग कि ये जो सिस्टम है हमारा वो अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी को फॉर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंडीशंस। लेट्स सी, जो अभी आपने ओके सो पिछला शायद आपको याद हो, पिछली ही एग्जांपल्स में हमने किया था, सपोज समथिंग लाइक दैट, जीरो इनपुट रिस्पांस था, दैट वाज इक्वल टू 8 ओवर s plus 2 s plus 4। अच्छा जी, अगर मैं इसका एस प्लेन बनाना चाहूं तो किस तरह की चीज है? जी जनाब, पोल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? -2 और -4 पे। -2 और -4 पे। और अगर ये S2 मेन में था, और अगर मैं जी क्या हो जाएगा? इनफैक्ट इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन था वो था 4 ओवर s plus 2 -4 ओवर s plus 4। जी मेमन बताइएगा क्या लिखेंगे हम? सर 4e पावर -2t गुड, -4e पावर -4t -4 e raised to power -4t। Now both of these functions are decaying functions. So as t approaches infinity, y0 input जो response है आपका, that would be approaching in a 0 as well. So the system is asymptotically stable or internally stable. So the system with agreed. So the system with this zero input response, that is asymptotically or internally stable, because the terms e raised to power -2t, e raised to power -4t are the decaying terms, and as a result of that we are getting a decaying function. So it means the condition that the zero input response decays to 0 as time approaches infinity for all possible initial conditions, that is satisfied. So therefore we can say that the system is asymptotically or internally stable. Questions please? Yasin, क्लियर है सर? Memon, सर क्लियर है सर। Alina, Yes, sir. Clear. clear? चल, now the second viewpoint जिससे हम सर system एक क्वेश्चन है फिर। सर अगर एक फंक्शन हमारे पास डिकेइंग, आप अपना नाम बताएं पहले। सर नंग्याल है। जी नंग्याल बोलिए बेटा। सर अगर एक फंक्शन हमारे पास इस तरह जाए कि वो डिकेइंग और दूसरा एक्सपोनेंशियली राइजिंग हो, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आ जाती हैं वो चीजें, आ जाती हैं। रिलैक्स करो यार, ठीक है, गुड क्वेश्चन, ये आ रही है। अच्छा जी, नाउ द सेकंड व्यू पॉइंट जिससे हम अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल और बाइबो स्टेबिलिटी। द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स is bounded. That's the definition, that the zero state response is bounded as time approaches infinity for all bounded inputs. क्योंकि zero state response associated है आपकी input के साथ associated है, so now we are saying that for all the bounded inputs, the zero state response, if it is bounded, the system will be externally or bibo stable. Bibo का मतलब क्या है? Bounded input, bounded output. अच्छा,
अब देखिए जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो था वो आपका फोर्स रिस्पॉन्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और वो नेचुरल रिस्पॉन्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। सो इसको अलग-अलग करके देख लेते हैं। फॉर बाउंडेड इनपुट द फोर्स रिस्पॉन्स शुड बी बाउंडेड। जरा देखिएगा, अगर आप अपने फोर्स रिस्पॉन्स को देखिए, ये आपके पास एक बाउंडेड इनपुट थी पिछली एग्जांपल में। अगर हम देखें एक आर ऑफ एस जो था that was equal to 7 over s plus 3, that was your input, ठीक है। is it bounded? is it bounded बेटा? मेमन? यस सर, बाउंडेड। क्यों, कैसे? नो सर, नहीं बाउंडेड, नहीं बाउंडेड। आप कौन है, आपका नाम क्या है? फहद। जी फहद, बाउंडेड है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है बेटा? सर नहीं इसलिए कि क्योंकि अगर s की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा, यासीन? सर बाउंडेड है। बाउंडेड है तो क्यों है? सर बिकॉज इसका रिस्पांस इन्फिनिटी पे जाके टाइम डोमेन में 0 हो रहा है। टाइम डोमेन की बात हो रही है, बाउंडेड उस सेंस में देखेंगे। सो आर एफ टी जो है इसका वो है 7 e raised to power minus 3t and this is a decaying function. So this is bounded. फहद इधर नहीं देखना, टाइम डोमेन में देखना है बाउंडेड है या नहीं है। ये जो सारी आपको फिगर्स दिखाई थी ये टाइम डोमेन में है। ये जो आपको टाइम फंक्शन है ये ऊपर लिखा हुआ है, आंखें खोलें। ठीक है सर। ओके जी। सो इसका जो हमने फोर्स रिस्पॉन्स देखा था, इस इनपुट की वजह से जो हमें फोर्स रिस्पॉन्स मिला था वो क्या था? दैट वाज -56। अब अपनी पिछली एग्जांपल्स में देख सकते हैं -56 ओवर s + 3। जी, इस केस में क्या ये बाउंडेड है फहद? यस सर, ये भी बाउंडेड है। किस वजह से बाउंडेड है? सर क्योंकि इसका टाइम डोमेन में जाएं तो ये भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। तो इस बात का मतलब है अगर मैं y0 इनपुट t देखता हूं, सॉरी y फोर्स में इसको, ओके so that's equal to, that was in fact y forced. Okay, so that would be equal to -56 e raised to power -3t. Again it's a decaying function. So you may check for random arbitrary inputs, अगर वो bounded हैं तो you will be seeing कि force response जो है most of the time, 99% of the time you will be seeing that for a bounded input we should expect that the force response should be bounded, ठीक है। So it's decaying, it's bounded system. Agreed? So ये वाला component जो है ये तो clear हो गया कि जो zero state response को bounded हम देख रहे हैं for bounded inputs. So we are checking because zero state state response जो है that is contributing both to force response and natural response. So first we have seen the force response. Force response के लिए हमने देखा कि अगर इसको कोई bounded input दी जाए तो what happens to that, and we have concluded कि for every force response bounded input the force response will be bounded. Now अब दूसरी कंडीशन ये है कि नेचुरल रिस्पॉन्स भी बाउंडेड होना चाहिए। ये किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं हम? इजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ी देर पहले बात हुई है इसके बारे में, एक एग्जांपल डिस्कस की थी। जी जनाब। मेमन सो गए हो? सर ये दोनों में सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा तो डिकेइंग फंक्शन दोनों में ही आएगा तो सर जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। सो द नेचुरल रिस्पांस जो है, नेचुरल रिस्पांस का जो आपका डिनोमिनेटर है
दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एज वेल। सो इस बात का मतलब ये है कि अगर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट्स जो हैं वो वहां पड़े हुए हों लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इस बात का मतलब है कि आपकी बाइबो स्टेबिलिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। सो if all the characteristic polynomial roots are at left hand plane, natural response will decay to zero and the system will be stable both asymptotically and bibo viewpoints. Bibo viewpoints के लिए यानी दो चीजें आपने देखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के रूट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हुए हैं, तो एक चीज हमने देखी थी कि वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। बाइबो स्टेबिलिटी के लिए आपने देखना है कि आपका फोर्स रिस्पांस भी डिकेइंग है और आपका नेचुरल रिस्पांस भी डिकेइंग है। फोर्स रिस्पांस डिकेइंग करने के लिए क्योंकि बाइबो इटसेल्फ कह रहा है कि इनपुट बाउंडेड होगी तभी बाउंडेड आउटपुट आपको चाहिए। सो इस बात का मतलब यह है कि फॉर बाउंडेड इनपुट वी हैव सीन दैट द फोर्स रिस्पांस इज बाउंडेड and for the natural response to decay to zero, all the characteristic polynomial roots of the poles should be in the left half plane. So if this is the case, if left half plane में आपके roots पड़े हुए हैं या poles पड़े हुए हैं, so the system will be both asymptotically stable and bibo stable for bounded input. ठीक हो गई बात? Any questions? सर आप प्लीज पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? ये वाली? सर इससे भी पहले जिसमें डेफिनेशन थी। यस थैंक यू सर, 2 मिनट प्लीज। आप कॉपी कर रही हैं? नहीं सर, वो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था तो इस वजह से आई वाज जस्ट लाइक आई वांटेड टू गेट बैक टू इट। थैंक यू। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके अच्छा जी, एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है that suppose characteristic polynomial contains some right half plane roots or poles. ठीक है? Now transfer function have some RHP zeros as well, which will cancel the right hand poles, right hand plane poles. So in this case जीरो स्टेट रिस्पांस जो है वो तो डिके कर जाएगा जीरो को, लेकिन जो आपका जीरो इनपुट रिस्पांस है बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और उसमें कैंसिलेशन क्योंकि पोल जीरो की नहीं होगी, सो इन दिस केस आपका जीरो इनपुट रिस्पांस जो है वो डिके नहीं करेगा जीरो पे, लेकिन जीरो स्टेट रिस्पांस बिकॉज ऑफ द पोल जीरो कैंसिलेशन वो डिके करेगा। सो द सिस्टम विल बी asymptotically unstable but bibo stable. Questions please. समझ में आई है बात? नहीं सर। हैं जी? नहीं समझ आई सर। चलिए ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स और उसमें ये चीज जो है ना ये क्लियर हो जाएगी। बट इन जनरल फॉर बाइबो स्टेबिलिटी वी विल एग्जामिन द जीरो स्टेट इंपल्स रिस्पांस and for asymptotic stability we will examine the zero input response. So let's see this. ये जो हमने बात की थी इधर इसको हम जरा देखेंगे with example. So suppose I have this transfer function s plus 1 over s plus 2 into s plus 3. So partial fractions जब हम करते हैं तो we are getting this response 2 over s plus 3 minus 1 over s plus 2 and the zero input response is given as this one. Why? Is it correct? Wrong? और अगर correct है तो क्यों correct है और गलत है तो क्यों गलत है? Any questions regarding this? Any confusions? Queries? ये ठीक लिखा हुआ है? बेटा आप तो रिस्पॉन्सिव होते थे, क्या हो गया? क्यों गुमसुम हो गए? मेमन? जैसे ठीक है सर, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स के पोल्स को टाइम फंक्शन पे किया हुआ है।
इनफैक्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो है हमारा, अगर आप उसको देखें, ओके, सो अगर मैं इसको देखूं y ऑफ s जो है, y ऑफ s क्या होगा? y ऑफ s जनरली जो टर्म होती है दैट इज t ऑफ s इनटू r ऑफ s प्लस polynomial in s associated with initial conditions divided by characteristic polynomial. ऐसा है ना? यस सर। यस ठीक सर। है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। ये है मेरा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के साथ जो टर्म्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपका रखा हुआ है s+2 s+3। सो ऑफ कोर्स ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी इन s जो कि एसोसिएटेड होंगी इनिशियल कंडीशंस के साथ। सो दैट्स व्हाई ये जो k1 और k2 हैं they can be found using those initial conditions. So इसलिए इसने generalized form में लिख दिया है। But once we come to the zero state response or zero state impulse response, what is zero state? This is zero state response. और why zero state impulse क्या होगा? When r of s is equal to 1. So अगर r of s is equal to 1 कर दें तो in this case ये जो आपका t of s है that would become as your y of s zero state, and as a result of that आपका जो zero state impulse time domain में हो जाएगा वो 2 e raised to power minus 3t minus e raised to power minus 2t. Agreed? यस सर। यस सर। Okay. और अगर इन दोनों केसेस में देखें, यानी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इधर भी मौजूद है, और क्योंकि जीरो स्टेट इनपुट और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में भी और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में भी, दोनों में अगर आप देखें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो कहां पड़े हुए हैं? लेफ्ट हाफ एस प्लेन में सर। लेफ्ट हाफ एस प्लेन में पड़े हुए हैं। सो इस बात का मतलब है -2 पे पोल पड़ा हुआ है और -3 पे पड़ा हुआ है। सो एज पर द रूल आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? सिस्टम इज बोथ बाइबो एंड असिम्प्टोटिकली स्टेबल। एग्रीड? यस सर। कोई कंफ्यूजन इस एग्जांपल से रिलेटेड? नो सर। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। ये आपके पास एक और ट्रांसफर फंक्शन है, एंड व्हेन यू डू द पार्शियल फ्रैक्शन यू विल बी गेटिंग दिस। सो जीरो स्टेट रिस्पांस तो एज इट इज आ गया और जीरो इनपुट रिस्पांस भी आपको नजर आ रहा है। क्या कहते हैं आप लोग, सिस्टम स्टेबल है? नो सर। व्हाई नॉट? इसका एक जो पोल है वो उस साइड पे है, राइट हाफ एस प्लेन। राइट हाफ प्लेन में रखा हुआ है। सो इस बात का मतलब ये है कि इस तरह की सिचुएशन है आपके पास। दिस इज j ओमेगा एक्सिस, दिस इज सिग्मा एस प्लेन। जीरो आपके पास कहां पड़ा हुआ है? s इज इक्वल टू 7 पे। सो यू हैव अ जीरो एट s इज इक्वल टू 7, सिग्मा इज इक्वल टू 7 या s इज इक्वल टू 7। s इज इक्वल टू 2 पे आपके पास एक पोल है और s इज इक्वल टू -3 पे आपके पास एक पोल है। सो ये जो टर्म है आपकी, यानी अगर एक तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ पोल इन द राइट हाफ प्लेन, सो द सिस्टम विल बी बोथ असिम्प्टोटिकली एंड बाइबो अनस्टेबल। और दूसरी चीज आपको टाइम डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो भी आपको नजर आ रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ टर्म e raised to power 2t व्हिच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये मेरा ख्याल है नंगियाल ने पूछा था क्वेश्चन कि एक टर्म अगर ऐसी हो Yes, sir. जो राइट साइड पे हो और दूसरी टर्म ऐसी हो तो क्या होगा? यस सर, यस सर। तो नंगियाल एनी टाइम, ठीक है, जैसे ही पोल आपके पास राइट हैंड हाफ प्लेन पे आएगा आपके पास ये वाली टर्म आएगी, तो एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी यू विल बी गेटिंग द फंक्शन विल बी अनबाउंडेड हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। एग्रीड? यस सर। यस। ओके, अच्छा, ये जो चीज थी जो आपने कहा था कि समझ में नहीं आई, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से देखने की जरूरत है। देखिए ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है और इस ट्रांसफर फंक्शन में अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करें तो आपको ये टर्म नजर आती है। ठीक,
अच्छा, सबसे पहली बात तो ये नजर आ रही है कि इसके अंदर अगर मैं इसका एस प्लेन में पोल्स एंड जीरोस प्लॉट करूं, ओके जी, s इज इक्वल टू 2 पे आपके पास एक जीरो रखा हुआ है। सपोज दिस इज माय जीरो एट s इज इक्वल टू 2 एंड s इज इक्वल टू -3 पे एक पोल है और s इज इक्वल टू 2 पे एक पोल भी है। एग्रीड? यस सर, यस सर। Yes, sir. ओके, सो इस बात का मतलब ये है कि अगर तो मैं इसका जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको देखूं तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एज इट इज आता है, बिकॉज वी हैव सीन, ये है मेरी सिचुएशन, जनरलाइज्ड इंप्रेशन तो मेरे पास ये है। सो कुछ भी हो, मेरे पास जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में ने अपीयर होना ही होना है, जबकि TFS के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी हो सकता है और फिर उसके अंदर कुछ जीरोस भी हो सकते हैं और वो कैंसिल भी कर सकते हैं। सो इस केस में अगर आप देखें तो जीरो स्टेट कंपोनेंट में ये सिचुएशन है, जबकि जीरो इनपुट कंपोनेंट में ये सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एज इट इज आएगा आपके जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में। जो कुछ मैं कह रहा हूं ये बात हर्फ बहर्फ आप लोगों के दिमाग में जानी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में जो है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में वो प्योरली अवेलेबल है एट द डिनोमिनेटर, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स एंड जीरोस जो है वो कैंसल आउट हो जाएं, व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग इन द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। सो दैट वाज रिटन हियर, ये चीज लिखी हुई थी। सपोज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कंटेन्स सम राइट हैंड प्लेन रूट्स और पोल्स and transfer function has some right hand plane zeros as well, so which will cancel all the right hand plane poles. So in this case zero state response will decay to zero and the system will be asymptotically unstable but bipostable. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, क्योंकि नेट यहाँ पे लाइट गई है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ी देर के लिए आवाज मेरी जो है वो बंद हो जाए। जी जनाब, ये चीज क्लियर हुई है? सर दोबारा रिपीट करें, इंटरनेट चली गई तो आपने कहा था कि डिनोमिनेटर में प्योरली क्या अवेलेबल होगा? जीरो स्टेट। आप पहले अपना नाम बताएं। सर नंग्याल अहमद। जी नंग्याल अहमद जी, क्वेश्चन आपका क्या है, बोलें। सर आपने कहा था कि डिनोमिनेटर में क्या प्योरली अवेलेबल होगा? जीरो स्टेट में। वो जीरो स्टेट में प्योरली अवेलेबल होगा या जीरो? बेटा ये पिछले 2 हफ्तों से हम यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये जीरो इनपुट रिस्पांस में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है ये बैठा हुआ है। आवाज आ रही है नंग्याल? यस सर सही क्लियर। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जीरो इनपुट रिस्पांस में प्योरली अवेलेबल है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इन द डिनोमिनेटर ऑफ द जीरो इनपुट रिस्पांस। जो TFS में भी मौजूद था कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, लेकिन TFS का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो सकता है कि इस TFS के अंदर कुछ ऐसे जीरोस, कुछ ऐसी टर्म्स मौजूद हों जिनसे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की कुछ टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कैंसलिंग होगी। कैंसलेशन यहां पे नहीं होगी, कैंसलेशन यहां पे हो सकती है। ये जो है ये जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है। ठीक है बेटा? यस सर। So that's why we are saying सर कि अगर आपकी इस आवाज तरह की में कोई सिचुएशन है तो इस केस में क्या हो रहा है? आवाज में बहुत ज्यादा लेग आ रहा है। मेमन मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, क्लियर आ रही है सर। ओके नंग्याल, गॉट इट कि क्या सिचुएशन क्या है कि जीरो इनपुट रिस्पांस में ये इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मौजूद रहेगा, लेकिन जीरो स्टेट रिस्पांस में ये कैंसिलेशन हो जाएगी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अब आपका सिस्टम जो है वो एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल है, बिकॉज देयर वाज अ पोल एट लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपको राइट हैंड साइड जो कि रेड में नजर आ रहा है,
जबकि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई जीरो स्टेट रिस्पॉन्स तो डिके कर रहा होगा एंड दैट इज शोन हियर एज वेल, जबकि यहां पे आपके पास e raised to power 2t वाली टर्म भी मौजूद है। हैव आई कन्वेड द मैसेज? यस सर। यस सर। नंग्याल? यस सर, समझ आएगी। चलिए ग्रेट, जबरदस्त। सर ये जो s-2 के ऊपर 0 है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? ये कौन साहब है? सर फहद बोल रहा हूँ। फहद, ये सारी स्टोरी तो सुनाते रहे हैं जी। मेमन बताइए, इनका क्वेश्चन जो है सुनिए और फिर इनको एक्सप्लेन करें जरा। सर वो थोड़ा नेट लैग कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। फहद आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मेमन आपको समझाते हैं, फिर रिपीट करते हैं मेमन जी। फहद बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो पोल है ना s=2 पे, इसकी जो टर्म है इसके ऊपर 0 आ रहा है ना, तो ये ओवरऑल 0 हो जाना चाहिए, तो उसको कुछ उससे फर्क होना चाहिए। जी मेमन, आपको समझ आया है क्या पूछ रहे हैं फहद? यस सर, ये जो राइट हैंड साइड पे पोल है सर, इसकी वजह से एसिम्प्टोटिक अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन सर बीपो स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि सर वो जीरो इनपुट में उसका प्योरली अवेलेबल होगा कैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। फहद क्लियर हुई है बात? नो सर। अपना क्वेश्चन दोबारा बताइए। सर ये ट्रांसफर फंक्शन में जो पोल है s=2 पे, जी जी, ये ही हमारे पास इंटरनली अनस्टेबल कर है ना? जी बेटा, जो इंटरनली अनस्टेबल यही कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ये आपको लेकिन नजर ये टर्म 0 है ना, टोटल ये टर्म तो 0 होगी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये वाली टर्म इसकी बात कर रहे हैं? यस सर, बिल्कुल ये वाली टर्म 0 होगी है ना मेरा बेटा। ये जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन उसकी हुई है। जब आप जीरो स्टेट रिस्पांस और जीरो इनपुट रिस्पांस फाइंड आउट करेंगे तो जीरो इनपुट रिस्पांस में आपके पास ये दोनों टर्म्स आ रही होंगी। जरा करके देख लो ना बेटा, बार बार तो यही चीज रिपीट करते आ रहे हैं, पिछला पूरा हफ्ता जो है हम इसी चीज को रिपीट करते रहे। सो ये जो K1 और K2 हैं, ये आपकी इनिशियल कंडीशन से ये वैल्यू आ रही हैं, जबकि जीरो स्टेट रिस्पांस में ये चीज कैंसल आउट हो जाएगी। s-2 द पोल एट s=2 will be cancelled with 0 at s=2, so that's why you are only getting this term. So that's the reason कि जीरो स्टेट इंपल्स रिस्पांस में आपके पास 2e⁻³ टर्म है, which is a decaying term. So इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये बाइबोस्टेबल है। कौन सी इनपुट दी थी इसको? इंपल्स दिया था। इंपल्स क्या होता है? R(f(s)=1 होता है। दिस इज बाउंडेड। सो जब बाउंडेड इनपुट इसको दी है तो बाइबोस्टेबल टर्म आपको मिल रही है, जबकि जीरो इनपुट रिस्पांस में सिर्फ आपने ये देखना है कि कोई पोल तो आपका उधर नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज इट इज आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है। जीरो इनपुट रिस्पांस में देयर इज नो कैंसिलेशन देयर इन जीरो इनपुट रिस्पांस, सो दैट्स व्हाई आपके पास एक पोल जो है वो राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ होता है जीरो इनपुट रिस्पांस में, एंड दैट्स द रीजन कि आपका जीरो इनपुट रिस्पांस जो है वो अनस्टेबल है। सॉरी, अपना अनस्टेबल कहना चाहिए या राइजिंग कहना चाहिए, जिसकी वजह से, या अनबाउंडेड कहना चाहिए, जिसकी वजह से आपका एसिम्प्टोटिकली या इंटरनली आप अनस्टेबल हो रहे हैं। Have I answered the question? जी सर। Okay, great. अच्छा, so अब आप इन चीजों को देखें। जब भी आपके पास, जरा देखें, अभी उसी चीज को हम दोबारा से टाइम ट्रांसफर फंक्शन और टाइम रिस्पांस और स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में उन्हीं फिगर्स को दोबारा देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास पोल्स जो हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास एक सिंगल पोल, रियल पोल पड़ा हुआ है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है पोल्स का, और ये आपके पास डबल पोल है, बट ऑल द पोल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पोल पड़े होंगे, बोथ द जीरो इनपुट रिस्पांस एंड द जीरो स्टेट रिस्पांस विल बी बाउंडेड या डिकेइंग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल होंगे। चाहे आप इंटरनल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस रिस्पांस को देखें,
या आप एक्सटर्नल बाइबोस्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको ये दोनों केसेस में आपको स्टेबल नजर आएंगे, बिकॉज आपके पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हुए हैं। एग्रीड? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, इस तरह से इधर देखें अगर हम, तो यहाँ पे आपके पास पोल जो हैं वो राइट हैंड साइड पे पड़े हुए हैं, चाहे वो रियल पोल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, या वो डबल रूट है, या डबल पोल्स हैं। इन तीनों केसेस में अगर आप देखें तो आपका जो सिस्टम है, जो आपका टाइम रिस्पॉन्स है फंक्शन का, वो क्या है? वो राइजिंग है, वो अनबाउंडेड है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग बोथ इन बाइबोट्स के कॉन्टेक्स्ट में या सिम्प्टोटिक और इंटरनल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम जो है आपका अनस्टेबल है। सो द पोल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द सिस्टम इज स्टेबल। If the poles are on the right hand side, the system is unstable. चाहे वो डबल पोल है, ट्रिपल पोल है, जितने भी पड़े हुए हैं वो आपको अनस्टेबल कर रहे हैं इस केस में कि राइट हैंड साइड पे मौजूद है। कन्विंस्ड? यस सर। ओके। और इस केस में अगर आप देखें, इमेजिनरी एक्सिस पे अगर आपके पास पोल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, डबल पोल्स अगर आपके पास मौजूद हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इन दैट केस क्या सिचुएशन होनी चाहिए? क्या नजर आ रहा है आपको? सर रैंप फंक्शन। स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। अनस्टेबल। ओके, तो इन बोथ केसेस रिपीटेड पोल्स जब भी इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। एंड इस केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सर स्टेबल। जी, एनी आइडिया मेमन? रिपीटेड पोल्स की बात कर रहे हैं आप जो इमेजिनरी एक्सिस? मैं दोनों सिस्टम्स की बात कर रहा हूं। दोनों केसेस में आप क्या समझते हैं कि आपकी जो सिस्टम है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, जो रिस्पॉन्स है? सर अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है सर बाउंडेड नहीं सर। सर इंटरनली अनबाउंडेड है और इंटरनली अनस्टेबल है और एक्सटर्नली स्टेबल है। चलें जी, ये देख लेते हैं। इन बोथ केसेस वी हैव सिंपल पोल्स और सिंगल पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस एंड द सिस्टम इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर मैं कहूं, बिकॉज डिफरेंट इनपुट्स के लिए, यानी जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। सो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, सो टी ऑफ एस क्या हो जाएगा इस केस में बेटा? जी जनाब, टी ऑफ एस 1/s सर। 1/s। अच्छा, सपोज करते हैं मैं आर एफ टी जो है मैं कहता हूं दैट्स इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी। सो इसका मतलब है आर एफ एस क्या हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू 1। अच्छा, इस केस में मेरा जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा? y जीरो स्टेट ऑफ s क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू टी ऑफ s इंटू आर एफ एस। ऐसे ही है। सो दैट्स इक्वल टू 1/s इंटू 1। जी जनाब, y जीरो स्टेट ऑफ इम्पल्स को क्या कहूंगा मैं? दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? इनवर्स लैप्लास इसका U of t. u of t बाउंडेड है। सो इस बात का मतलब है कि इस इनपुट के लिए ये वाला सिस्टम जो है ये बाइबोस्टेबल है। लेकिन अगर मैं इसी सिस्टम के लिए अगर मैं कहूं कि टी एफ एस जो है दैट इज इक्वल टू 1/s एंड आर एफ टी इज इक्वल टू u of t, सो आर एफ एस क्या हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू 1/s, और इस केस में मेरा y जीरो स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू 1/s स्क्वायर।
सो इस केस में मेरा y जीरो स्टेट जो है ऑफ t जो है दैट वुड बी t u ऑफ t बाउंडेड. No, sir. No, so it's unbounded. So for some of the inputs, these marginally stable systems or marginally unstable systems are stable, and for some of the systems, for some of the inputs, they will be giving you unbounded outputs. So that will be Bibo instability जो है वो आपके पास आ जाएगी. So जो चीजें याद रखने वाली हैं वो ये हैं. स्टेबल को देख लीजिए कि अगर आपका जीरो स्टेट इम्पल्स जो है वो गोज टू जीरो, बाइबो स्टेबल होगा. अगर इंफिनिटी की तरफ जाता है तो बाइबो अनस्टेबल होगा. goes neither to zero nor to infinity, these are the cases, neither to zero nor to infinity, in that case we will be saying that marginally stable. इसी तरह से जीरो इनपुट अगर हम asymptotic context में बात कर रहे हैं, same is the case, goes to zero it will be stable, goes to infinity it will be unstable, goes neither to zero nor to infinity it would be marginally stable. ये जरा क्रिटिकल चीज है, इसको देख लें. रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ टीएफएस इंक्लूडिंग कैंसिलेशन बाइबो स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं. डिनोमिनेटर ऑफ द टीएफएस, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ टीएफएस इंक्लूडिंग कैंसिलेशन, बिकॉज देयर माइट बी सर्टेन poles on the right hand side and there will be zeros at the same location, so there is a cancellation in bibo stability. अगर हम बात करें TFS में ऐसे poles and zeros हो सकते हैं. so लेफ्ट हैंड प्लेन में अगर आप कैंसिलेशन के बाद की बात हो रही है, आफ्टर कैंसिलेशन, अगर ये लेफ्ट हैंड प्लेन में आपके पास सारे पोल्स पड़े हुए हैं तो इन दैट केस योर सिस्टम विल बी बाइबो स्टेबल. एटलीस्ट वन राइट हैंड प्लेन अगर आपके पास कोई पोल पड़ा हुआ है या रिपीटेड पोल पड़ा हुआ है इमेजिनरी एक्सिस पे, इन दैट केस द सिस्टम विल बी अनस्टेबल. और अगर मार्जिनली स्टेबल होगा सिंपल इमेजिनरी एक्सिस पे पड़ा हो. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखी है. सिमिलरली डिनोमिनेटर ऑफ द टीएफएस, क्या चीज होता है डिनोमिनेटर ऑफ द टीएफएस एक्सक्लूडिंग कैंसिलेशन? एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं, यानी अगर आप जीरो इनपुट रिस्पांस की तरफ जाएंगे तो यू विल बी हैविंग ओनली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल देयर, और वहां पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही. सो ऑफ ऑल द पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इन द लेफ्ट हैंड प्लेन द सिस्टम विल बी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. अगर कोई राइट हैंड प्लेन में कोई जीरो पड़ा हुआ है तो एक पोल पड़ा हुआ है, इन दैट केस द सिस्टम विल बी अनस्टेबल. इमेजिनरी एक्सिस पे अगर कोई आपका डबल पोल रिपीटेड पोल पड़ा हुआ है, इन दैट केस द सिस्टम विल बी एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल. और अगर सिंपल इमेजिनरी एक्सिस पे सिंगल पोल है या सिंपल पोल है, इन दैट केस द सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल. सो दैट टेबल इज इन फैक्ट जो कुछ हमने यहाँ पे देखा है उसी की रेपिटेशन है. जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है, द टेबल इज डिस्कसिंग द सेम थिंग. एनी क्वेश्चंस? No, sir. No question, sir. ओके, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ बिकॉज वीडियो की लेंथ जो है ना वो बड़ी हो जाती है और फिर वो LMS पे अपलोड नहीं हो पाती. तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं